आज हम एक नई जर्नी को स्टार्ट करने वाले जो कि है इंट्रोडक्शन टू CSS। हमने HTML से बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया था। वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करते हुए हमने किसी भी ब्राउज़र पे अपने लिखे हुए मर्ज़ी के कोड को देखने के लिए हमने HTML को यूज़ किया था। अब अपने ही लिखे हुए कोड को ब्राउज़र में देखने के लिए हम उसी कोड को स्टाइल करेंगे जो कि हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू CSS के ज़रिए। सही है, आपने जो भी स्ट्रक्चर पढ़ा, अब हमारी वो ख्वाहिशात स्टार्ट हो गई है जो कि मैंने आपको इंडेक्स HTML में कहा था कि भाई हम जो भी चाहे आप इसके साथ कर सकते हैं। सही है, आप अपने इन हेडिंग को घुमा भी सकते हैं, फिरा भी सकते हैं, ऊपर भी लेके जा सकते हैं, नीचे भी लेके जा सकते हैं। उसके लिए इन्होंने कहा है कि भाई ब्राउज़र पे आप जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपने हमारे रूल्स को फॉलो करना होगा। किसको फॉलो करना होगा? रूल्स का मतलब क्या है कि हम आज जो पढ़ेंगे वो है हमारा CSS, इंट्रोडक्शन टू CSS। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आप ये बताएं कि जिन्होंने पहले से ही CSS पढ़ा है तो आप मुझे बताएं कि इस CSS का फुल फॉर्म क्या है। आप बोलेंगे कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसी लफ्ज़ों में ही इसकी कहानी छुपी हुई है। मैंने जो आपसे पहले आपको थोड़ी देर पहले बात की कि index.html में आप जो कोड लिखते हैं, अब आपके उसमें अगर कोई रंग भरेंगे, कोई स्टाइल करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसके कुछ रूल्स है। क्या है? रूल्स है। उस रूल्स को कहते हैं कास्केडिंग। ये बात सबको समझ आ गई? कास्केडिंग का मतलब ये है, कास्केडिंग कहते हैं कास्केडिंग सेट ऑफ रूल्स। सही है, और एंड प्रायोरिटी। इन लफ्ज़ों को आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से समझना है ताकि आप अपने CSS में कोई कंफ्यूज ना हो आप लोग। सही है, बिल्कुल गौर से। कोई चीज़ आपको समझ नहीं है तो आपने हैंड रेस करके मुझे रोक के पूछ लेना कि ये सिस्टम क्या है, मुझे ये समझ नहीं आया। तो मैंने एक ही बात की है कि हम इसको स्टाइल करेंगे। स्टाइल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? CSS का फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब स्टाइल का समझ भी आ रहा है, स्टाइल को लफ्ज़ सुनते हुए समझ आ रहा है कि भाई स्टाइल करना है। शीट का मतलब एक आप ऐसे समझे कि किसी कॉपी पे हम लंबी क्या कर रहे हैं, शीट लिख रहे हैं, स्टाइल लिख रहे हैं किसी शीट पर, लेकिन उस स्टाइल को आपने कास्केडिंग के तौर पर लिखना है। किसके तौर पर? या अगर आप कास्केडिंग के तौर पर नहीं लिखेंगे तो आपका ब्राउज़र इसको कास्केड कर देगा। कास्केड का मतलब क्या है कि इसको रूल्स और प्रायोरिटी दे के इसको खुद सेट कर देगा। अब वो सेट करना क्या है, उसके पैटर्न ने रूल्स क्या है, अभी हम इस बुक में पढ़ते हैं। यहाँ तक बात अगर किसी को समझ नहीं आए तो बताए, मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमने HTML के अंदर बेसिक चीज़ें पढ़ी कि भाई ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, H1 को बंद कर दो, H1 को खोल दो। यहाँ तक की बात थी। अंदर हम सारा वो टेक्स्ट लिख रहे थे जो कि हम अपने हाथ से लिख रहे होते हैं। CSS में थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? याद ऐसी करनी पड़ेगी कि अगर आपने किसी एक टैग के ऊपर भी कोई स्टाइलिंग करनी हो, आपने चारों तरफ से सोचना पड़ेगा आपको कि ये स्टाइल तो मैंने किसी और को तो नहीं दी। अगर दी होगी तो वो क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू कास्केड वो चेंज हो जाएगी। रूल्स आपका क्या हो जाएगा? उस रूल के मुताबिक वो स्टाइल चलेगी। शायद कि आप कोई टेक्स्ट में हेडिंग दे रहे हो या साइज को बढ़ा रहे हो या आप बैकग्राउंड कलर दे रहे हो, वो अप्लाई नहीं हो रहा। तो उस रूल को समझने के लिए आपने CSS के बहुत सारी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी HTML पढ़ी लेकिन तफरी में पढ़ ली। कुछ लोग अभी भी क्लास में है जो कि तफरी के साथ है। तो अगर वो अभी भी सीरियस होने चाह रहे हैं कि हमारी एक जर्नी देखो ख़त्म हो गई, 3 जर्नीज हमारी होगी। कितनी होगी? इस जर्नी में हमारे पास 3 ही चीज़ें, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML हमारी हो गई ख़त्म, मतलब हमने वेब डेवलपमेंट की बुनियाद को क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। अगर HTML नहीं पढ़ी आप लोग जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते।
अगर आपने HTML नहीं पढ़ी तो आप CSS नहीं कर सकते। तो अगर वो लोग जो अभी तक नॉन सीरियस थे, अभी भी उनके पास एक चांस है। क्या चांस है? आप YouTube में किसी भी वीडियोस को खोलें, कोई भी YouTube चैनल या कोई भी बंदा या किसी से जाके पढ़े या गिटअप के रेपो से पढ़ लें, इन HTML को सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़ लें। अगर वो हमारे साथ साथ चलना चाह रहे तो उसको मुकम्मल करने के बाद आप उसी HTML में अपने CSS को लिखेंगे। इसको समझने के लिए क्या है, आपने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर को रंग भरने के लिए आप लोग CSS इस्तेमाल करेंगे। जब ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाए फिर इनके साथ करना क्या है, एक बटन है मैंने बना लिया, उस बटन को मैंने कलर भी दे दिया, उस बटन के अंदर मैंने खूबसूरत सा टेक्स्ट भी रख दिया। अब उसके साथ करूँ क्या? उस बटन का क्या करूँ मैं? अगर मेरे वेबसाइट पे एक ऐसी बटन हो जो कि क्लिक होने पे कोई काम ही नहीं कर रही हो तो क्या है, वो फजूल है। उसको हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो बटन पहले बनाना हमने सीख लिया, सिर्फ बटन को देखना सीख लिया। अब उस बटन के अंदर रंग भरेंगे, उसके फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे, उसके कलर को चेंज करेंगे जो हमारे वेबसाइट को खूबसूरत लगे। मैंने एक बात आपसे की थी कि अगर आप किसी को ये बताएं कि यार आपकी वेबसाइट में सिर्फ HTML है, CSS है नहीं, लेकिन इसके अंदर जावास्क्रिप्ट मैंने बहुत खूबसूरत लिखी है, वो बोलेगा तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मुझे बताओ, मुझे सामने दिखाओ कि बटन है क्या, बटन के अंदर कलर कैसा रखा है। मेरी वेबसाइट पिंक कलर की है, ब्लू कलर की है, आपने बटन को ग्रे कर दिया तो इसका फायदा ही क्या? सही है। तो हमने CSS को क्यों यूज करना है? यूजर के इंटरेक्शन को बेहतर करने के लिए, यूजर इंटरेक्शन को UI UX के लिए। जैसे आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में पढ़ते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आपको समझ आ रही होती, यूजर को समझ नहीं आ रही होती, तो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने काम करना होता है। तो अब इसमें वो हम काम करेंगे जो कि हमने सारी चीजें बना ली थी, अब उसके अंदर स्टाइल करेंगे। रूल्स क्या है वो हम इस बुक में अभी पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग CSS, हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि CSS क्या है, कैसे काम करता है, इसके रूल्स एंड प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज क्या है। इन तीन चीज़ों को भी आपने गौर से देखना है। भाईजान अगर आप लोग बातें कर रहे हैं या पुराने कोड की बात करें तो क्लास से बाहर बैठ के कर ले, जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आ जाए। अब आप अपने लैपटॉप वगैरह बंद कर ले, इसके भी कोई नीड नहीं है। 10 बजे तक कोई नीड नहीं होगी, 10 सवा 10 तक हम काम लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम क्विज ले लेंगे। 40 या 45 मिनट का क्विज होगा। मुझसे फिर ये नहीं पूछना कि इस डॉट का मतलब क्या है। डॉट जो है ना, डॉट, इस डॉट का भी नाम होगा, इस डॉट का CSS में इस डॉट का भी नाम होगा, इस डॉट का भी ख्याल रखना है। ये डॉट भी गलत हो गया आपकी CSS गई, तो थोड़ा सा सीरियस हो गया बेटे। हाँ, अगर आप तफरी कर रही है या साथ वाले को बातों में लगाने तो थोड़ा सा बाहर निकल जाए। मैं नहीं चाहता कि आपके मैं 200 या 250 बच्चों के सामने बेइज्जती करूं, आपको मैं बोलूं कि कड़वा जाओ और बाहर निकल जाओ, मैं ये नहीं चाह रहा। सही है, तो प्लीज थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल रखें। तो हमने क्या सीखा कि इसके अंदर 3 चीजें होगी, इसको आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से देखने के। प्रॉपर्टी मैं आपको बोलूंगा ज़बानी कि इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ये लगाओ। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू क्या होती है, इसीलिए कान खोल के और गौर से देखें। इन दिस सेक्शन वी विल लुक एट हाउ टू मेक योर वेब पेजेस मोर अट्रैक्टिव। हमने एक फॉर्म बनाया था, आप लोगों ने पोर्टफोलियो बना दी थी, कितनी बेकार थी। बेकार से मुराद क्या है, सिर्फ एक इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ, बिल्कुल सीधी सादी वाली कहानी हो गई। अभी हम चाह रहे हैं कि यार इसका कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, इसका कोई कलर होना चाहिए। जब मैं इस पिक्चर पे माउस को ऊपर करूं तो ये पिक्चर हिलनी चाहिए, आगे पीछे हो जाए। हेडिंग अगर मैं किसी माउस के ऊपर ऐसे इस तरह ऊपर करूं, फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो जाए, कुछ ना कुछ तो हो। तो यूजर इंटरेक्टिव के लिए आप लोगों ने क्या यूज करना होगा, CSS को यूज करना होगा। CSS अलाउ यू टू क्रिएट रूल्स। ये क्या कह रहा है, अलाउ रूल्स, ये कास्केडिंग की डेफिनेशन है। अलाउ रूल्स दैट स्पेसिफाई हाउ द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट शुड अपीयर। ये कास्केडिंग की क्या है, जो मैंने आपको उर्दू में बताई है, इंग्लिश में सेट ऑफ रूल्स है। ये तरीकाकार है स्टाइल को लिखने का। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्पेसिफाई दैट द बैकग्राउंड ऑफ द पेज इज क्रीम। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड आपके पेज का बैकग्राउंड क्या हो जाए, क्रीम। ऑल पैराग्राफ शुड अपीयर इन अ ग्रे, और उसके अंदर जो पैराग्राफ हो वो कैसे होने चाहिए, ग्रे। और उसके जो फॉन्ट साइज हो उसका नाम क्या होना चाहिए,
हमारे पास आप अगर वर्ड को खोलेंगे या पेन को खोलेंगे उसमें फ़ॉन्ट साइज होते हैं बहुत सारे, शीट में भी बहुत सारे फ़ॉन्ट साइज होते हैं। और डेट ऑल लेवल 1 हेडिंग शुड बी इन अ ब्लू इटैलिक, जितने भी हेडिंग्स होंगे वो क्या होंगे, ब्लू होंगे। टाइम्स टाइप फेस के साथ, इसके जो फ़ॉन्ट साइज होगा उसके क्या नाम है, टाइम। आपने रोमन टाइम्स का भी एक नाम सुना होगा जो बाय डिफॉल्ट आपको वर्ड में मिलता है। वंस यू हैव लर्न हाउ टू राइट अ सीएसएस रूल, अगर आप लोगों ने सीख लिया कि सीएसएस रूल क्या है, लर्निंग सीएसएस मोस्ट इन्वॉल्व लर्निंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज यू कैन यूज। आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज में देख लेंगे। सो दिस चैप्टर विल इंट्रोड्यूस you to how CSS works, teach how to write CSS rules, rules कैसे होते हैं, show you how CSS rules apply to HTML pages. The remaining chapter in this section will look at all of the various CSS properties you can use. देखते हैं इसको कैसे यूज करना। ये देखें, आपको बहुत सारे एग्जांपल इसमें मिल जाएंगे। इसका देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लू है, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे है, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो ब्लैक नहीं बल्कि ग्रे है। क्या है, आप देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि आपने जितने भी HTML में काम लिखा वो ये भी ब्लैक था हेडिंग और पैराग्राफ भी क्या था, ब्लैक। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, कलर्स वगैरह देखने की कोशिश करते हैं। CSS को अप्लाई करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना CSS को समझना इंपॉर्टेंट है। ये बात गौर से सुने, CSS को अप्लाई करना इतना जरूरी नहीं है जितना इसको समझना इंपॉर्टेंट है। आपने अगर कलर वलर दे दिया बिल्कुल जबरदस्त, अब अगर आपसे कोई कहे कि इसके बाद ये भी होना चाहिए जो कि रूल्स के पैटर्न के मुताबिक हो, फिर आपको नहीं आ रहा होगा। आपने 3 पैराग्राफ को सेम कलर दे दिया, आपने चाह रहा कि तीसरे वाले का कलर चेंज हो जाए, वो पहला वाले भी अप्लाई हो और ये चेंज भी हो जाए, तो रूल्स है, उस रूल्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना कि CSS को अप्लाई करना। अंडरस्टैंडिंग CSS थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स, द की टू अंडरस्टैंड हाउ CSS वर्क इनटू इमेजिन दैट देयर इज एन इनविजिबल बॉक्स अराउंड एवरी HTML एलिमेंट। आप ये सोचें कि अगर आपने इस HTML को लिखना है या CSS को इम्प्लीमेंट करना है HTML के ऊपर, तो आप ये दिमाग में रखें, इमेजिन करें कि अगर मैं H1 भी लिख रहा हूँ ना, ये एक बॉक्स है, ये क्या है। अगर मैं एक पैराग्राफ भी लिख रहा हूँ तो ये क्या है, एक बॉक्स है। तो आपको फिर CSS करने में आसानी होगी। देखिए इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने ये सारी चीजें लिखी। अब ये समझ रहे कि आप लोग सोचे कि ये एक बॉक्स में बंद है, ये एक बॉक्स में ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, जो कि बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे हम CSS में। यू मे रिमेंबर फ्रॉम पेज, आपने यहाँ पर पढ़ लिया था कि जब हमारे पास 2 लेवल होते हैं, एक होता है इनलाइन और एक होता है ब्लॉक। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स लुक लाइक दे स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। ब्लॉक एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं नए लाइन से। वो क्या क्या थे, हेडिंग था, पैराग्राफ था और डिव था। इनलाइन एलिमेंट्स फ्लो विद इन द टेक्स्ट एंड डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। जो इनलाइन होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि बी हो गया, आई हो गया, इमेज हो गया, EM और स्पेन, ये एक के बाद एक करके आप लिख सकते हैं इनलाइन में। CSS allow to you create rules that controls where that each individual box and content that box is present। जो जैसे अभी मैंने कहा आपको, आप ऐसे समझे कि H1 भी एक डब्बा है, तो आप इसको सही तरीके से इमेजिन कर सकेंगे। अभी हमारा पेज था जो कि हमने एक हेडिंग लिखा था, इसके अंदर पैराग्राफ था, बस और कुछ नहीं था। अब आप ये सोचे कि ये हेडिंग एक डब्बा है, ये पैराग्राफ भी क्या है, एक डब्बा। हमारे पास इसमें कितने बॉक्स है, 1 2 3 4। तो इन 4 बॉक्स को हमने इस पे बंद कर दिया, हम अपने CSS को अप्लाई करने के लिए। अब आप देखिए जब नीचे आएंगे तो कुछ बॉक्सेस आपको नजर आएंगे, कुछ टेक्स्ट होगा और कुछ स्पेसिफिक चीजें होगी। इसको देखते भी इम्प्लीमेंट करते हैं। अब CSS को लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो मैं HTML में कुछ लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले मैं लिखता हूँ H1, ये तो हमने HTML में लिख लिया था। फर्स्ट हेडिंग मैंने क्या लिखा, अब ये फर्स्ट हेडिंग है। अगर मैं इसे देखने की कोशिश करूँ तो ये कौन सा कलर होगा इसका, जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर की चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है कि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का टेक्स्ट कलर क्या है, ब्लैक। इसको अगर मैं इंस्पेक्ट में करके दिखाऊं आपको, आप देखेंगे इसके बिहेवियर ऐसे जैसे कि एक डब्बा। अब ये बॉक्स है पूरा, मैंने सिर्फ इस पे होवर किया, अपने टेक्स्ट के ऊपर होवर किया, इसने बोला कि भाई मैंने पूरी जगह ले ली क्योंकि H1 इज अ ब्लॉक एलिमेंट।
तो इसने पूरी जगह ले ली ब्राउज़र की। इस ब्राउज़र को मैं अगर कम भी करूँ, इस तरफ ले जाऊँ, तो ये पूरी जगह फिर भी लेगा। सही है। और कुछ चीज़ें इसमें आ गई है जैसे कि एक बॉक्स की तरह दिख रहा है। तो ये तो हमारा सिंपल H1 हो गया। अब इसके लिखने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है भाई कि अगर आप इसके CSS इंप्लीमेंट करेंगे तो CSS के कितने टाइप्स हैं हमारे पास। अच्छा, ये जो 3 टाइप है ये भी कास्केडिंग का ही हिस्सा है। कास्केड कहते ही इसे कि स्टाइलिंग के हम 3 रूल्स को डिफाइन करेंगे। 3 रूल्स टू डिफाइन स्टाइल, टू डिफाइन CSS कर दो। सबसे पहला रूल, सबसे पहला हमारे पास होता है इनलाइन CSS। क्या मतलब, बताता हूं अभी, और ये मैं पूछूंगा भी। इनलाइन CSS, दूसरा होता है हमारे पास इंटरनल CSS, और तीसरा हमारे पास होता है एक्सटर्नल CSS। हम जो अभी इस वेब पेज के अंदर मौजूद है, वेब पेज के अंदर, ये हमारे HTML का पेज है। अगर हम इस HTML के पेज के से बाहर एक और फाइल बनाएं, जैसे कि मैं यहाँ एक फाइल बनाता हूँ, इसी फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनाता हूँ, फोल्डर नहीं बल्कि फाइल बनाता हूँ। मैंने लिखा स्टाइल डॉट करके CSS, तो आप देखेंगे इसका बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हम इंडेक्स की फाइल बनाते हैं, उसी इंडेक्स के मेन रूट के फाइल के साथ आपने कौन सी फाइल बनानी होगी, .css इंपोर्टेंट है, स्टाइल लिखना इंपोर्टेंट। आप कुछ भी रख दे, इब्राहिम .css, मल्टीपल पेजेस होंगे तो आप मल्टीपल नाम से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो अब बेहतर कोड करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, स्टाइल का नाम लिख देता हूँ। जी नहीं, इसमें ज़रूरी नहीं है। आपके जितने भी बड़ा वेबसाइट, ये मैंने शुरू में ये बात की थी इंट्रोडक्शन में, अगर आप नहीं हो उस वक्त मैंने कहा था कि अगर आप रिएक्ट भी यूज़ करोगे ना, रिएक्ट जेएस, इंडेक्स और CSS का वहाँ कोई काम ही नहीं है। वहाँ भी मेन फाइल इंडेक्स की होगी, index.html। जो सर्वर पे हमारा कोड जाते हैं ना, अगर आप किसी भी फ्रेमवर्क का कोड उठाओ, कोई सा भी फ्रेमवर्क को, मेन फाइल हमारी index.html की जाती है। वहाँ से सारे कोड को ये उठाता है। कैसे उठाते हैं अभी हम वो देखते हैं। तो मेन फाइल इंडेक्स होगा, इस फोल्डर के अंदर जो मेन फाइल है वो क्या होगी, इंडेक्स। अब अंदर कुछ भी फाइल रख दो, कुछ भी फोल्डर्स रख दो, लेकिन उस मेन फोल्डर के अंदर जो मेन फाइल होगी वो क्या होगी, index.html। उसी की पड़ोस में मैंने क्या रख दिए, style.css। जब मैं इंटर करूंगा तो ये मुझे एक नया फाइल बना के दे देगा। नया फाइल बना के, ये एक नया फाइल बनाया जो कि इसके साथ अटैच्ड करना है हमने। इसके साथ क्या करना है, अटैच करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं एक चीज यूज करूंगा जो कि हेड के अंदर होगा, वो होगा लिंक। क्या होगा, आप जब लिंक लिखेंगे तो आपके पास ये नीचे ऑप्शन आ जाएगा CSS। क्या आ जाएगा, अगर ये ऑप्शन ना आ जाए तो आप ये दो चीजें याद करके खुद लिखेंगे। सही है। जैसे कि मैं लिखता हूं कि भाई इसके जो रिलेशन है वो क्या है, स्टाइल शीट है। ये क्या आ रही है, स्टाइल शीट। और कहां से ये स्टाइल शीट आई है, हम href के अंदर क्या करते थे, कोड को उठाते थे ना, ऐसे यहां पर हम CSS को उठा लेंगे। अब इसको देखने के लिए प्रूफ क्या है कि ये इसके साथ कनेक्ट हुआ या नहीं, इसका एक छोटा सा लॉजिक है। वो ये है, आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे और इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगर ये यहां चला गया, इट मीन्स कि हमारी फाइल क्या है, सही है। मैंने इसे क्लिक किया तो ये कहां चला गया, हमने अपने इंडेक्स के साथ, HTML के साथ एक फाइल कनेक्ट कर दी जिसका नाम क्या है, ये हमारा रूल था एक्सटर्नल CSS। क्या, ये बात समझ आ गई, ये बात सबको समझ आ गई। एक्सटर्नल के वर्ड से आपको खुद ब खुद समझ आया होगा कि ये क्या है। मैंने ये कब कहा कि इंटरनल नहीं कर सकते, मैंने सिर्फ आपको एक्सटर्नल फाइल बनाने के लिए तरीका बता दिया। सही है, सिर्फ एक्सटर्नल का तरीका बताया कि एक्सटर्नल फाइल क्या होता है, एक्सटर्नल CSS क्या होती है। मैं ऊपर से आ रहा हूँ, नीचे से आ रहा हूँ, पहले 3 फिर 2 फिर, इसीलिए मैंने कहा गौर से देखें। इंटरनल CSS क्या है कि मिसाल के तौर पर मैं इस ब्राउजर पे हूँ, आपका प्रोजेक्ट इस इंडेक्स के तौर पर जाता है, मेन फाइल ये होती है।
तो अगर मैं यहां पर ही स्टाइलिंग स्टार्ट कर दूं तो इसको कहते हैं इंटरनल सीएसएस। क्या कहते हैं? इनसाइड एचटीएमएल फाइल। अब इंटरनल सीएसएस मतलब इस ब्राउजर के अंदर सीएसएस लिखने के दो तरीके। कितने तरीके? एक है इनलाइन एचटीएमएल फाइल। इनलाइन एचटीएमएल जैसे आपने यहां पर लिंक बनाया, इसी तरह आप हेड के बाद बॉडी से पहले, हेड के बाद बॉडी से आप लिखेंगे स्टाइल। आप क्या लिखेंगे? तो एक टैग खुल जाएगा। जो स्टाइल आप यहां कर रहे थे वही स्टाइल आप यहां भी कर सकते हो। कैसे करेंगे वो अभी हम देख लेंगे। तो यहां इसे कहते हैं इंटरनल सीएसएस। ये बात समझ आ गई सबको? ये हमारा इंटरनल सीएसएस है। हम जो भी कोड यहां पे लिखेंगे वो एज अ इंटरनल सीएसएस जाएगा। ये बात सबको समझ आ गई? एक हमारे पास है इनलाइन सीएसएस। एक तो इंडेक्स फाइल के अंदर स्टाइल करना, वो तो समझ आ रहा है, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल बाहर, इंटरनल अंदर। एक कहता है कि इनलाइन सीएसएस। ये जो लाइन लिखी हुई है इसको आप समझिए। लाइन का मतलब क्या है? ये जो मेरे एचटीएमएल का कोड है ये एक लाइन है। क्या है? अगर इसी के अंदर मैं स्टाइल करूं, मैंने वही टैग ऊपर खोला था, यही टैग मैं यहां लिखता हूं, तो ये क्या हो गया? इनलाइन सीएसएस। ये क्या हो गया भाइयों? यहां पर मैं लिख देता हूं इनलाइन सीएसएस। बात समझ आ गई? अब जो हम यहां पर स्टाइल करेंगे ना, तो ये टैग नहीं रहा, ये इसको आप बोलेंगे एट्रीब्यूट। इसको क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट के अंदर जो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? वैल्यू। ये हम एचटीएमएल में पढ़ चुके हैं, आईडी और क्लास के अंदर। अब उसको समझते हैं। मैं यहां पर स्टाइलिंग कर सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं? स्टाइल स्टार्ट। ये तीन चीजें सबको समझ आ गई? इस रूल को कहते हैं कास्केड। इस रूल को क्या कहते हैं? कास्केड। अब मिसाल के तौर पर आपने इस लाइन को सीएसएस यहां पर भी दे दी, यहां पर भी उसी लाइन को सीएसएस दे दी। बैकग्राउंड कलर आपने लिखा ब्लू, यहां भी कर दिया ब्लू, यहां भी कर दिया ब्लू। तो कौन सा वाला अप्लाई होगा वो कास्केड खुद डिसाइड करेगा। और इसी रूल्स को कहते हैं कास्केडिंग। इसी रूल्स को क्या कहते हैं? कास्केड। ये बात सबको समझ आ गई? हमने कास्केडिंग की डेफिनेशन देख ली और हमने सीएसएस को इंप्लीमेंट करने के तीन तरीके देखे। जी, खुद क्यों डिसाइड करेगा ना? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि सीएसएस स्टाइल खुद क्यों डिसाइड करेगा। हमारे ब्राउजर के ऊपर जो कोड चल रहा है ना, ये किसी पैटर्न के ऊपर चल रहा होता है। हम जब ये कोड कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर ब्राउजर में दिखाते हैं, इसका कोई पैटर्न होता है, उस पैटर्न के थ्रू ये सीएसएस चल रहा होता है। अब वो पैटर्न भी हमें पता है। ये वो पैटर्न क्या है हमें पता है कि वो कौन कौन से रूल्स है जो कि अगर हमने नहीं दिए इस रूल के मुताबिक, तो वो वाला रूल खुद सीएसएस क्या कर देगा? वो अप्लाई कर देगा। वो रूल हमें पता है। उस रूल में गलती की हमने, तो सीएसएस क्या करेगा? उस गलती को छोड़ के क्या कर देगा? अगली मिसाल के तौर पर ये एक मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड मैंने कुछ लिखा कि भाई बैकग्राउंड कलर, मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर और मैंने लिख दिया ब्लू। अब मैंने इसी H1 को लिख दिया बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब मैं दोबारा नीचे आ रहा हूं, इसी H1 को बोल रहा हूं बैकग्राउंड कलर रेड। तो ये कौन सा वाला लेगा? ये कौन सा वाला कलर लेगा? अब हमें नहीं पता ये कौन सा वाला लेगा, क्योंकि हमने दो कलर दे दिए। ऊपर मैंने ब्लू भी दे दिया और नीचे हमने रेड भी दे दिया। तो स्टाइल सीएसएस क्या करेगा कि नीचे वाला खुद ब खुद अप्लाई कर देगा। नीचे वाला क्यों? क्योंकि ये इस डिजाइनिंग की, ये इस सीएसएस की ब्राउजर की बाय डिफॉल्ट रूल्स है। क्या है? अब वो रूल क्या है वो सुन ले। रूल ये है कि इसको इनहेरिट कर देता है। इसको क्या कर लेता है? इनहेरिट कर लेते हैं। इनहेरिट मतलब अपने बाद में आने वाली चीज को क्या करेगा? ले लेगा। अब ये रूल्स हमने खुद, ये सारे रूल्स हमें पता होंगे, ये सारे रूल्स हमें पता होंगे। अगर हमने गलती कर दी, देखो ये बहुत बड़ी गलती है। ये क्या है? बहुत बड़ी गलती। एक चीज आपने डिफाइन कर दी, उसको आप दोबारा डिफाइन कर रहे हो। तो रूल्स क्या है? आपने जैसे बताया ना कि इसको कैसे पता या ये कैसे करेगा, वो ये करेगा कि इसको इनहेरिट कर देगा। इसको एक नाम दे देते हैं जो कि हम कोड में भी पढ़ेंगे, वो है हमारा प्रेसिडेंस।
मैं भी कि मैं स्पेलिंग गलत या सही नहीं कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट्स ले लेता है, तरजीह, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, तरजीह, तरजीह, बाद में आने वाले को, सही है, बाद में आने वाले को तरजीह। ये बात समझ आ गई? ये हमारे पास होगा, हम इसको फॉलो करेंगे। अभी तक और कोई सवाल जो समझ नहीं आ रहा हो? अच्छा, ये भी एक सवाल है कि हम जो CSS लिखेंगे बेहतर तरीका कौन सा है, ये आप लोगों ने नहीं पूछा। CSS के 3 रूल्स है, बेहतर तरीका कौन सा है। तो इस चैप्टर के स्टार्ट होते हुए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आप लोग को ये खुद आप लोगों को समझ आना चाहिए कि सर आपने 3 रूल्स तो बता दिए, कौन सा वाला अप्लाई करें। हम जब अपने वेबसाइट के अंदर CSS लिखेंगे तो रूल्स एक ही अप्लाई होगा, या तो सब पे इनलाइन कर दो, या तो सब पे क्या कर दो, इंटरनल कर दो, या तो सब पे एक्सटर्नल कर दो। कौन सा वाला बेहतर है, ये आप लोगों ने पूछना था, जो कि आप लोगों ने नहीं पूछा, पूछना चाहिए। एक ही हो गए, अलग अलग भी कर सकते हैं। देखें, यहाँ पे जो आप स्टाइल लिखेंगे वो, यहाँ पे जो आप स्टाइल लिखेंगे वो, और यहाँ जो स्टाइल लिखेंगे वो, तीनों एक ही चीज़ है। तो आप लोगों को पूछना चाहिए ना कि कौन सा रूल्स हम इस्तेमाल करें। अगर हमारे पास दो हेडिंग्स है तो मैं हेडिंग में यहाँ पर भी स्टाइल लिख कर सकता हूँ, हेडिंग को मैं यहाँ पर भी स्टाइल कर सकता हूँ, और हेडिंग को मैं यहाँ पर भी स्टाइल कर सकता हूँ। तो इस बुक में हम पढ़ेंगे कि वो कौन सा बेहतर तरीका है। जी, यही चीज़, अगर मेरे पास 500 हेडिंग्स हो ना और सबको कलर करना हो, तो मैं 500 हेडिंग के अंदर इनलाइन स्टाइल लिखूंगा, जो कि डिफिकल्ट काम है। सबको एक आईडी दे दूंगा, सबको क्या दे दूंगा, भाई तुम्हारी ये आईडी है। अगर आपके पास कोई भी अटैक करेगा, कोई भी स्टाइल करेगा, अगर आपकी आईडी और उस आईडी की वैल्यू सेम हो गई तो वो क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। वो अभी हम देखते हैं। सही है, यहाँ तक सबको समझ आया? जी, कौन सी लाइन समझ नहीं आई? मैंने तो 9 बजे से लेकर 9:42 तक बातें की है। ये वाला एक्सटर्नल, ये वाला एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि आप इसी H1 को स्टाइल करो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, इसका कलर ब्लैक कर दो, ब्लैक तो है, इसको ब्लू कर दो, लेकिन उसको यहाँ लिख दो। कहाँ लिख दो? अब ये दोनों हमने क्या कर लिए, अटैच कर लिए, लिंक कर लिया हमने। सर इंटरनल को अगर हम नाम देंगे तो वही चीज एक्सटर्नल पे लिख के पूरे को एक साथ नहीं कर सकते? एक साथ ही कर, ये देखो, ये सारे सवालात आपके ज़हनों में पहले आने चाहिए थे। जैसे मैंने कहा ना कि कौन सा रूल अच्छा है, तो ये पहले आने चाहिए। इसी सवालों के जवाब हम अब इसको लिखेंगे। बात समझ आ गई? अच्छा, आपके बुक में जो पैटर्न यूज हुआ है वो ये नहीं हुआ जो मैंने बताया आपको, मतलब समझाने के तरीका वो ये नहीं है जो कि मैंने बताया है। उन्होंने समझाने के तरीके डायरेक्ट यहाँ से शुरू किए। कहाँ से शुरू किए? यहाँ से, या डायरेक्ट यहाँ से शुरू किए। पहले, सबसे पहले तो आपको बताया कि कलर होते क्या है, इसके अंदर जो हम वैल्यूज देंगे वो होता क्या है। तो इन्होंने डायरेक्ट क्या कर लिया, इसको आईडी और क्लास दे दी। इसको क्या दे दी? आईडी और क्लास। तो ये तो इनलाइन CSS हो गया, जैसे कि मैं बोलता हूँ कलर रेड। अब ये इनलाइन CSS है, इसको अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रेड हो गया। ये हमने CSS अप्लाई कर दिया। अब ये कोड कैसे लिखना है वो अभी हम इसको देखते हैं कि एक डॉट भी गलत हो गया तो आपका कोड नहीं चलेगा, वो देखते हैं अभी इस बुक में। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई? अच्छा, CSS जो काम करते हैं वो किसी रूल्स के मुताबिक काम करना होता है। आपने अगर लिखा, चलो ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बोल रहे हैं ना, ये हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी आईडी और एक क्या पढ़ी थी, क्लास। 2 चीज़ें होती है हमारे पास किसी भी CSS को लिखने के, वो ये है कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा, फर्स्ट CSS पैराग्राफ, मैंने ये लिखा, ये एक पैराग्राफ है। अब इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, ये मैंने लिखा, ये एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को मैंने स्टाइल करना है। क्या करना है? हमारे इस पेज के अंदर अभी फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही पैराग्राफ है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक पैराग्राफ है, वो मैंने कमेंट कर दिया। दूसरा, अब मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं कलर दे दूं। तो अगर आपके वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक पी है, एक ही वेबसाइट, उसके अंदर एक पी, जो कि नामुमकिन सी बात है, उस पी को आपने कलर कैसे करना होगा? पहले, सबसे पहले देखते हैं इनलाइन में, देखते हैं
किसमें देखते हैं? ये इनलाइन CSS कहलाती है। आपने बॉडी के ऊपर से आप लोगों ने स्टाइल के टैग को ओपन करना है जी। हाँ, इंटरनल के आपने इस बॉडी के ऊपर और हेडिंग के खत्म होने के बाद, ये देखो इस कोड को देखो, हेडिंग जहां से बंद हुआ वहीं से ही कहा क्या स्टाइल हुआ, स्टाइल, और फिर बॉडी यहां से स्टार्ट हो गई। तो इसके ऊपर से आपने स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग कैसे करनी होगी? आपने कहा कि मेरे इस वेब पेज में सिर्फ पैराग्राफ के एक पी कटेंगे, क्या है? तो आप इसको बताओ कि भाई एक पी का टैग है, उसको स्टाइल करना है। एक पी का टैग है, उसको क्या करना है? इस पी के टैग को स्टाइल करने की कौन कौन से तरीके हैं वो देख लो। सबसे पहले आपने लिखा पी, अगर पैराग्राफ है, 3 चीजें आएंगी, उसको मिक्स नहीं करना। सबसे पहले क्या आया? पैराग्राफ। पैराग्राफ का टैग ही मैंने टारगेट कर दिया। आपने खोलने करली ब्रैकेट्स। आपने क्या खोलना है? करली ब्रैकेट्स। ये पैटर्न आप नहीं करेंगे तो CSS अप्लाई नहीं होगी। जो स्टाइल हम इनलाइन कर रहे थे वही स्टाइल आप लोग कर दे। जैसे ही करली ब्रैकेट आ जाए, इसको हम कहते हैं स्कोप। इसको हम क्या कहते हैं? SCOPE। जब भी करली ब्रैकेट खोल जाए, इस खोलने को हम कहते हैं स्कोप। इस स्कोप के अंदर ब्रैकेट ओपन हुआ और क्लोज हुआ, देखिए ब्रैकेट ओपन हुआ क्लोज हुआ, इसके अंदर आप जो भी स्टाइलिंग करेंगे, स्टाइल CSS के जितने भी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज यूज करेंगे, आप इसके अंदर करेंगे तो वो पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब अप्लाई करने के तरीके क्या है? सबसे पहले मैं एक लिखता हूं कलर। मैंने क्या लिखा? मैंने कहा कि इस पैराग्राफ का कलर क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो मैंने कलर लिखा। कलर लिखने के बाद कलर की स्पेलिंग COLOR होगा। CSS में COLOUR वाली कलर नहीं चलेगा, COLOR। आपने जैसे ही लिखा तो आपने डबल कोलन लिखना है। क्या लिखना है? यहां तक समझ आया? अब कलर आप क्या दे रहे हो उसको आपने यहां पर डिफाइन करना है। आप कहते हो कि भाई मैंने कलर देना है ब्लू। क्या देना है? आपने ब्लू लिखा। इसके बाद आप देखो ये VS कोड की क्या है खासियत है, ये VS कोड की आसानी है। वरना अगर आप नोटपैड में लिखेंगे तो नोटपैड में ये कलर वगैरह नहीं आएगा। जैसे आपने एक प्रॉपर्टी लिख दी, आपने क्या लगाना होगा? सेमीकोलन। अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, आप नीचे जाएंगे और आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। आपने लिखा बैकग्राउंड कलर, तो ये देखो नहीं आ रहा। बैकग्राउंड कलर में लिख रहा हूं, नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने बोला आपकी जो पहली डिक्लेरेशन है ना वो खत्म नहीं हुई। डिक्लेयर कर देना मतलब बात बता देना, आपकी डिक्लेरेशन खत्म। मैंने कहा यहां खत्म हो गई। इसके बाद अब नीचे आ जाओ, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दो। तो क्या आया? बैकग्राउंड कलर आ गया। बात समझ आ गई? ये रूल्स को आपने समझना है। मेरे पास कोई नहीं आएगा, CSS अप्लाई नहीं हो रहा, ये क्या बात हो गई? आप गूगल करें, आप कुछ भी करें, इसको समझ लें, मेरे पास नहीं आना। इस चीजों को यहां समझ लेना। बैकग्राउंड कलर ये हो गया। अब इन चीजों को कहते क्या है? हमारे पास जो मैंने कलर लिखा ना, इस कलर को कहते हैं एट्रीब्यूट। सही है? इसको कहते हैं एट्रीब्यूट। और जो ब्लू मैंने लिखा है इसे कहते हैं वैल्यू। बात समझ आ गई? और इन सब को कहते हैं डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं? ये हम क्या कर रहे हैं? मैंने एक पैराग्राफ लिखा। अगर मैं पैराग्राफ के अंदर स्टाइल लिखता तो दिस इज कॉल्ड इनलाइन। लाइन के अंदर ही, पैराग्राफ के लाइन के अंदर ही, तो ये इनलाइन था। ये क्या था? मैं इस HTML के पेज के अंदर टॉप पे लिख रहा हूं, इसका मतलब ये इंटरनल है। क्या है? तुम सोए हुए हो क्या हुआ? सुबह चाय वाय नहीं पी? मैंने लिखा भी है ऊपर, देखो इनलाइन CSS, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? CSS बना रहा हूँ। ये सारी चीजें जो मैंने आपकी लिखी ना कमेंट, ये ब्राउजर पे नहीं दिखती, ये मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। आपने जैसे स्टाइल का टैग खोला और ओपन और यहाँ पर क्लोज किया, इसके अंदर आप जो भी स्टाइल करेंगे दिस इज कॉल्ड इनलाइन CSS, सॉरी इंटरनल CSS। देखो चाय नहीं पी तुमने? मैंने भी आज नहीं पी। पागल कर दिया यार।
सही है, ये हो गया। तो ये दो चीजें समझ आ गई आपको। अब अगर आप इस अपने पैराग्राफ को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। यही बात इस बुक वाले ने पढ़ी है, बताई है। अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे पास पी है ना, पी पी इसको हम कहते हैं सेलेक्टर। क्या भाई, हमने कुछ चीजें सेलेक्ट की है ना, हमने अपने ब्राउजर से एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया और उस सेलेक्टर को मैंने यहां लिख दिया, तो पी इज कॉल्ड सेलेक्टर। बात समझ आ गई? यहां तक बात सबको समझ आ गई? हमने इनलाइन एक सीएसएस कर ली। ये आपने एक भी लिखा सेलेक्टर, और आपने फॉन्ट फैमिली लिखा, और आपने एरियल लिख दिया, तो आपके जितने भी फॉन्ट होगा उसकी स्टाइलिंग क्या हो जाएगी, एरियल हो जाएगी। सीएसएस प्रॉपर्टीज अफेक्ट हाउ एलिमेंट्स आर डिस्प्लेस। दो चीजें होती है, एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू होती है। अब ये थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। क्या कह रही है, आपने सबसे पहले सीएसएस स्टाइल कर ली। सबसे हमारे पास यूजिंग एक्सटर्नल सीएसएस, जो कि हमने अपने डीप में इसकी कहानी सुन ली। आप एक लिंक बनाएंगे ऊपर, ये लिंक कहाँ होगा, हेड स्टार्ट होते ही खत्म होते ही उसके बीच में आपने लिंक लिखना है। उसमें दो चीजें होगी, एक होगा एचरेफ कि आपने स्टाइल डॉट स्टाइल शीट लिखी है, और दूसरा इसके अंदर ये देखो, ये एचरेफ के अंदर वो आएगा, पाथ आएगा जहां पर आपने फाइल रखी हुई है, और रिलेशन इसका क्या होगा, स्टाइल शीट। The link element can be used CSS strong, it is imperative element does not change. href क्या करता है, कहाँ से आया ये, टाइप इसकी क्या है, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। टाइप भी लिख सकते हैं आपकी, टाइप क्या होगी, टेक्स्ट होगी, और टाइप इसकी क्या है, CSS। दिस स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द HTML पेज एंड द फाइल। ये तो हमने बात कर ली रिलेशन। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? देखो ये एक H1 है, अब H1 के अंदर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कलर ये दे दो। अब RGB कलर दिए इन्होंने, हम भी RGB दे सकते हैं। इन्होंने कहा बॉडी, बॉडी पे भी कलर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो एक टैग यूज होता है वो हमारे पास क्या यूज होता है, बॉडी, जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं। सही है? अगर मैं इस बॉडी को टारगेट करूं तो हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने एक CSS कंप्लीट कर ली, एक टैग की डिक्लेरेशन कर दी, अब आप नेक्स्ट कर रहे हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक और क्या है, H1 है, क्या है, दिस इज फर्स्ट CSS हेडिंग। अब आपने H1 के लिए स्टाइलिंग करनी है, तो आपके स्कोप से बाहर निकलना पड़ेगा। ये गलतियां अगर आप लोग करोगे तो आपकी अपनी गलती है। अगर आप बातें कर रहे हो या नहीं देख रहे तो बाद में गलती नहीं करना। आपने पैराग्राफ का टैग खोला, पैराग्राफ के टैग के खोलने के बाद आपने स्कोप खोल दिया। स्कोप जैसे ही खत्म हो जाए आपने इसको खत्म करके यहाँ पे लिखना है H1। यहाँ पे क्या लिखना है, H1। आपने ऐसे कर दिया। इस H1 के अंदर जितनी भी स्टाइलिंग थी वो कर ली। आप नीचे आओ, आपने कहा है H2, आपने क्या बोला, तो ऐसे काम करना होगा। यहाँ पर आप जितनी भी स्टाइलिंग करेंगे वो इसके अंदर होगी। फिर इसको खत्म करने के बाद दूसरा खोलना पड़ेगा आपको। बात समझ आ गई ये चीजें? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये H1 लिखा और H1 के साथ ही मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया जी। स्टाइल का टैग, हाँ जो स्टाइल का टैग हो ना, ये अच्छा सवाल है भाई। आपने लिखा स्टाइल, आपने स्टाइल लिखा टैग। यार यहाँ कोई बता सकता है ये कौन है, दो बच्चे जो मुस्तकिल बोल रहे हैं? अभी मैं देखता हूँ ना बेटा, अभी जब वो आएगा ना क्विज, अभी स्टार्ट होगा तो फिर हम देखते हैं कि कितने पानी में हो आप लोग। एलिमिनेशन वही से स्टार्ट हो जाएगी और फ्राइडे को आप लोग की लिस्ट भी जाएगी कि किस किस को निकालना है और किस किस को रखना है। क्या करें? अच्छा मुझे जो है ना टाइम ज़ाया करने का, मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त फ़न है। मैंने 5 साल बीकन हाउस में पढ़ा है कि मुझे पता है कि टाइम को कैसे ज़ाया किया जाता है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि क्लास को ख़त्म कैसे करना है बातों बातों में, और कुछ बुक से देख के कुछ चीज़ें बता के
ख़त्म कर देना है। आप पूरे बुक को छान मारे, आपको स्कोप नहीं मिलेगा कि इसको स्कोप कहते हैं। इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन से ये। और मुझे ये भी आता है कि मजाक मजाक में बस 11 बज गए, जाओ गए, क्लास खत्म। तो मैं ये नहीं चाह रहा पर्सनली। हाँ, अगर आप चाह रहे तो दोनों इत्तेफाक कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे, 1 साल तक इस तरह ही चलता रहेगा। घंटा आपको भी समझ नहीं आएगा और घंटा मुझे भी समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा है। तो मैं ये नहीं चाह रहा, तो आप लोग भी ये ना करें कि हम मजबूरन फिर वो स्टार्ट करें कि भाई सिर्फ किसी तरीके से 11 बज जाए। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आपने स्टाइल का एक टैग खोला, आपने, बस इसके अंदर आप 50,000 कोड का भी स्टाइल कर सकते हो। एक ही मरतबा स्टाइल लिखना है, स्टाइल के अंदर आपने स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग किस चीज़ की करनी है? इस HTML की। अब इस स्टाइल के अंदर आपने एक मरतबा P लिखा, आपने स्टाइल कर दिया। अब आपने देखा कि आपके इंडेक्स HTML के पेज पे एक P भी है या फिर एक इमेज भी है, कुछ भी हो सकता है। आप जब इसको स्टाइल करेंगे, उसी स्टाइल के अंदर रहते हुए P के स्कोप से बाहर निकलना है। अब आप H1 के स्कोप के अंदर है, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। आपने कहा बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए? रेड हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? इसका बैकग्राउंड कलर इस हेडिंग का ब्लैक रेड हो जाएगा, जो कि अभी आएगा। ये रहा बैकग्राउंड कलर। आप मैंने लिखा कलर क्या कर दो? वाइट कर दो। तो कलर क्या हो गया? वाइट हो गया। सही है। इसी को बनाते हुए आपने अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनानी है, जो कि आपने बनाई है गाड़ी वाली, ताकि हम ईवो को बेच दें कि आप लोगों की जो वेबसाइट है वो बेकार है, हमसे ये वाली ले लो। वो बोलेंगे इसमें बटन है, आप बोलना नहीं, इसमें इमेज जाती है, आप बोलना नहीं, लेकिन बोलना कोड बहुत बेहतरीन लिखा है मैंने, अंदर कोड बहुत बेहतरीन है। सही है। तो हाँ, साथ ये बात बोलते हुए पीछे दरवाजे भी देखने के खुली हुई है या नहीं। जी भाई, आपका सवाल है। सबका हो जाएगा, ये चीजें मैं बता रहा हूँ ना अभी, ये मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि अभी आईडी और क्लास स्टार्ट नहीं हुई। मैं यही बता रहा हूँ ना, जब आईडी और क्लास स्टार्ट हो जाएगी ना, मैं बता रहा हूँ। अभी देखो पेज पे एक ही है, वो असल में इस चैप्टर पे बहुत नीचे है ये बात। सही है। सारी बातें इस पे कर लेंगे तो फिर इस बुक को पढ़ने का फायदा। या ये काम करो, सारी चीजें मैं बता देता हूँ ज़बानी, और बुक आप लोग पढ़ लें, लेकिन वो आप लोग करते ही नहीं है। अगर आप लोग कर रहे होते ये सवाल आप लोग नहीं पूछ रहे होते, ये सारी इस बुक में है। आपने बुक पढ़ी? ईमानदारी से बताओ, आपने बुक पढ़ी है? आगे पढ़नी चाहिए। जैसे मैं परसों नया चैप्टर होगा, उसके आपने क्या करना है? रिवीजन करनी है। आपने क्या करनी है? इसकी ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा, आज हम क्या करेंगे? कैसे भी इसको अप्लाई करेंगे, कल इसकी फिर आईडी और क्लास वगैरह सारी चीज़ें देख लेंगे। हाँ, आप लोगों ने घबराना नहीं है कि अगर 2-3 हेडिंग हो और आपने लिखा कि H1, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि भाई H1 मैंने लिखा तो इस पेज के अंदर जितने भी H1 होंगे सब पे क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने टारगेट किया है टैग को, मैंने टारगेट किया है। अगर मैं कहीं भी लिखूं, देखो मैंने बनाया एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ लिखा और इसके अंदर भी अगर मैंने H1 लिख दिया, इसके अंदर भी मैंने कुछ H1 लिख दिया, उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टाइल में बोल दिया कि जहां पर भी H1 दिखे सबको लाल कर दो। ये देखो, ये भी हो गया 2 3 4 5, ये पैराग्राफ के अंदर H1 था, उसको भी लाल कर दिया इसने। सही है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए, सर स्टाइल तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ तक क्यों आ रहा है? हमने पढ़ा था कि H1 इज तो ब्लॉक एलिमेंट को देखने के लिए हमने इंस्पेक्ट किया था। हमने क्या किया था? ऐसे इंस्पेक्ट किया था, इसके ऊपर होवर किया था, तो इसका बैकग्राउंड तो था पूरा, लेकिन वो दिख रहा नहीं था क्योंकि बैकग्राउंड उसका क्या था? ट्रांसपेरेंट था। अब मैंने उसको कलर दे दिया बैकग्राउंड को, तो ये पूरा क्या हो गया? अप्लाई हो गया। यहाँ तक काफी है? अल्लाह अकबर जी। ब्लॉक मत, हाँ, जैसे मैंने काम स्टार्ट किया ना, इनका सवाल ये है कि भाई मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, आप पैराग्राफ के ऊपर जो बैकग्राउंड कलर थे, ये तो ऐसे दिख रहा है जैसे बॉक्स, ये देखो ऊपर नीचे, तो हर टेक्स्ट, हर जो वो होता है ना डॉट,
और टेक्स्ट वो बॉक्स होता है। क्या होता है? HTML में जो हम कोई कोड लिख रहे होते हैं ब्राउजर पे, वो इसको एज अ बॉक्स समझता है। इसको क्या समझता है? एज अ बॉक्स। तो ये देखो ऐसे कलर दे रहे, बैकग्राउंड कलर दे रहे जैसे कि बॉक्स हो। तो इस पैराग्राफ ने इतनी जगह ली हुई है। इतनी जगह कैसे ली हुई है, इसमें हम आगे जाके ये भी पढ़ेंगे कि आपके पैराग्राफ जो आप लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ पैराग्राफ के अंदर नहीं, पूरे पैराग्राफ के जितने भी बॉक्स है सब के ऊपर अप्लाई होगा। हम जब एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे इसमें तो हम देख लेंगे जी। हमें जो है H1 जो है जितने भी हैं उन सबको अलग-अलग कलर देना है, तो अलग अलग वाली कहानी नहीं आई, देखो लाइन वाला करेंगे ना। नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं पता है, ये है इस रूम में index.html, इस पे क्या है, आप जितने भी है आप सबको मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ? मैं बैकग्राउंड कलर रेड दे रहा हूँ, लेकिन मैं टारगेट स्टूडेंट कर रहा हूँ। मैं टारगेट क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट इज अ टैग, पी टैग, स्टूडेंट क्या है? मैंने कहा जितने भी स्टूडेंट है सबको क्या कर दो? रेड। वो अलग बात है, सिर्फ मैं हो गया और आप लोग नहीं हुए, तो वो बैकग्राउंड के अंदर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो अभी जब यहाँ इस रूम में है, मैं टैग को टारगेट कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि इस क्लास में एक बंदे की रोल नंबर आईडी है, क्या है, उसको बैकग्राउंड कलर कर दो, तो अब मैं ये आता हूं, मैं बोलता हूं भाई ये जो H1 है ना, ये H1 है, इसकी एक आईडी है इस बंदे की, वो आईडी है पेरा, पेरा के नाम से एक आईडी है। आपका रोल नंबर हो सकता है, नहीं आपका आईडी है, आपकी आईडी WM है, वेब एडेड। तो मैं कहता हूं कि भाई ये जो हमने स्टाइल किया ना, एक बंदा है जिसकी आईडी है। अब आईडी देखो, अभी आपको मुश्किल होगा, अब मैं आईडी को कैसे टारगेट करूं? यहां आईडी को डिफाइन करने के लिए क्या लिखते हैं? अब देखो ज्यादा चीजें बढ़ रही है ना, इसीलिए मैंने नहीं बताया। आप लोग बोलेंगे ये कहां से आया? तो ये आया, मैंने कहा एक टैग है, वो टैग आपको मैं नहीं बता रहा, H1 भी हो सकता है, P भी हो सकता है, इस क्लास में है, वो स्टूडेंट है, टीचर है, मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन उस बंदी की एक आईडी है। वो आईडी क्या है? उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर वो ब्लैक कर दो। वो क्या कर दो? तो ये आएगा, उसको क्या कर देगा? ब्लैक कर देगा। जब किसी एक चीज को टारगेट करना हो, फिर हम आईडी और क्लास देंगे। हम क्या देंगे भाई? मैंने बोला इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट है सबको बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, तो सबके ऊपर अप्लाई हो गया। अगर एक स्टूडेंट और भी आ जाए, उसके भी बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आईडी बताऊंगा, खास आईडी, तो फिर क्या हो जाएगा? अब आपका सवाल हो सकता है कि सर इसको तो आपने रेड भी दिया है और आईडी भी दी है, तो कास्केडिंग का रूल क्या हो गया? अप्लाई हो गया। कास्केडिंग ने रूल ने क्या बोला कि अगर आपने सबको कलर दे दिया, सबको आपने कलर दे दिया, फिर आपने इस टैग के अंदर एक आईडी भी दे दी, आप आए, आपने कहा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट हो गए, अब मैं आके एक बंदे को टारगेट कर रहा हूं, तो वो सारे स्टूडेंट में वो सारे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है या वो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं? जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं, तो बैकग्राउंड कलर वो लगेगा जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं। अच्छा, दो बातें, एक और इंपॉर्टेंट बात, जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं उसके मैंने आईडी दे दी और स्टाइल कहां दे दी? इंटरनल दे दी। मैंने कहां दे दी? इंटरनल दे दी। अब मैं इसी बंदे को इनलाइन भी दे रहा हूं, इस बंदे को मैं क्या दे रहा हूं? इनलाइन भी दे रहा हूं। मैंने कहा स्टाइल बैकग्राउंड कलर पिंक। ये क्या बात हुई? इनहेरिट और प्रेसिडेंस ले लिया इसने। क्या ले लिया? प्रेसिडेंस। आप विरासत का नाम सुना होगा आपने, ये विरासत वाला मामला चल रहा है, ये तरजीह वाला मामला चल रहा है। बात सबको समझ आ गई? मैंने कहा इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सबके बैकग्राउंड कलर क्या कर दो? रेड कर दो। फिर मैं आया, मैंने कहा एक बंदे जिसकी आईडी है WM है, उसके बैकग्राउंड कलर क्या कर दो? ब्लैक कर दो। तो वो रेड अप्लाई नहीं हुआ, बल्कि तरजीह ज्यादा हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। अब मैं आया उस बंदे के पास, मैंने खुद उसका कलर क्या कर दिया? इनलाइन कर दिया। तो वो क्या हो गया? इसको कहते हैं प्रेसिडेंस। अब ये कास्केडिंग के तौर पर अप्लाई हो गया। अब इस P के अंदर 3 कलर मैंने दिए। ये जो H1 है इसके मैंने बैकग्राउंड कलर 3 दे दिए। एक मैंने यहां दे दिया, एक मैंने यहां दे दिया आईडी, और एक मैंने कहां दे दिया? यहां दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंस। इसको क्या कहते हैं जी? सर कोई सवाल था? सर मैं
सेलेक्टर के तौर पर, सेलेक्टर की जगह पर हेडिंग डालेंगे। हाँ सेलेक्टर की जगह क्या डालेंगे, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टर। आपने लिखा था H1, तो सबके ऊपर अप्लाई हो गया। अब आपने H1 के अंदर आईडी दे दी, तो आपका सेलेक्टर अभी क्या हो जाएगा, ये देखो ये बता भी रहा है, सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी। सही है। जुम्मे के दिन पढ़ेंगे। कौन से दिन, जुम्मे के दिन। ज़्यादा हो जाएगा ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे बिगिनर्स हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करें। आप अपने वेबसाइट के अंदर, या आप आपका पहला असाइनमेंट ये होगा कि आप अपने रेपो एक और बनाएं, फर्स्ट CSS क्लास। आप H1 बनाए, हेडिंग लिखे, आपने वो CV बनाए, उस CV के अंदर कलर बनाए, बैकग्राउंड के अंदर खूबसूरत दे दें। बैकग्राउंड कलर देने के लिए आप कहाँ आते हो, आप नीचे आए, आपने कहा बॉडी, आपने क्या कहा बॉडी। आप जो भी यहाँ स्टाइल अप्लाई करोगे वो बॉडी पर अप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा कि फ़ॉन्ट साइज क्या कर दो 30px, तो क्या हो गया सबका साइज। मैंने कहा इसका बैकग्राउंड कलर भी क्या कर दो एक्वा, तो क्या हो जाएगा, जी हाँ, जहाँ एडिंग होगी ये बहुत आगे की बात है ना। एक पॉइंट है जो एक प्रॉपर्टी अगर आप मैंने आपको बता दी, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या होता है, पेट में दर्द होगा कि भाई आप ये बताइए क्या होता है। असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि फ्लो के साथ चले तो मज़ा आएगा। अच्छा ये जो आपने बोला ना, ये आपकी क्या है, ख्वाहिश है। HTML में भी हमारी ख्वाहिशात थी, वो हमने स्टार्ट कर दी। तो ख्वाहिशात तो आराम आराम से मिलती है ना यार, पहले साइकिल, फिर बाइक, फिर गाड़ी। तो एकदम अगर आप बोलेंगे कि BYD की गाड़ी लेनी है, टेस्ला, तो वो शायद हमको घर से निकाल दें। तो ये यहाँ तक समझ आया। अच्छा प्रेसिडेंट्स, आपको यहाँ भी समझ आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ लिखा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या, अगर मैं इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर खत्म कर दूं, H1 का बैकग्राउंड कलर क्या कर दूं, तो सब पे अप्लाई हो गया। तो बॉडी के अंदर तो पैराग्राफ मौजूद है, बॉडी के अंदर पैराग्राफ, उसको भी इसने बैकग्राउंड कर दिया। अब मैं कहता हूं कि नहीं, एक बॉडी के अंदर क्या है, मैंने बॉडी के अंदर खास कर दिए, मैंने इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को खास कर दिए। मैं जैसे आया मैंने कहा इस क्लास को बैकग्राउंड कलर कर दो एक्वा, तो इसका कलर क्या हो गया। फिर मैंने कहा इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए, उस स्टूडेंट के बैकग्राउंड कलर को क्या कर दो रेड, तो वो क्या कर देगा। फिर मैं आया, मैंने कहा उस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट की आईडी है, क्या है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, उसने क्या कर दिया। फिर मैं उस बंदे के बाद खुद आया, उस बंदे के पास में खुद आया, और मैंने उसके कान में कहा आपका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, पिंक, तो उसने क्या कर दिया बैकग्राउंड कलर। दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट्स, दिस इज कॉल्ड, और मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट्स को कहते भी है विरासत ना, प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स मीनिंग इन उर्दू तरजीह देना। मैं सही बोल रहा था, गूगल गलत बोल रहा है, मतलब शुरू में जब मैंने बोला था ना तरजीह, ये वही है। ये बात सबको समझ आ गई, बस यहीं तक ही रखते, नमाज के बाद दुआ होगी, बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा एक्सटर्नल की कुछ चीज़ें लिखे, एक्सटर्नल लिखे, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। अगर यही चीज़ मैं लिखूँ ना, मैंने कहा H1, यही चीज़ मैं सेम यही लिख रहा हूँ, लेकिन ये कहाँ लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल फाइल में। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ब्राउन, क्या हो जाए। अब इसने ब्राउन नहीं लिया, इसकी क्या हो जाए जी, लिंक हुआ है भाई, ये देखो कहाँ है, ये ना लिंक हुआ है, ये फिर क्यों नहीं ले रहा। तो इसको पढ़ लेंगे ना, अभी ज़्यादा हो जाएगा। ये 35वें चैप्टर पे मौजूद है, हम अभी पहले चैप्टर पे, तो इंशाल्लाह फिर पढ़ते हैं। अभी आपका छोटा सा क्विज होगा, छोटा सा नहीं बल्कि बाहरी क्विज है, एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगी उसमें से, तो ध्यान से क्विज देंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए वो आपको मैं बताता हूँ। सही है, थैंक यू।